भारत बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है? भारत के मज़मूम इरादे क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि जाफिर एक्सप्रेस के हाईजैक करने की प्लानिंग किसने बनाई और कैसे बनाई? जब जाफिर एक्सप्रेस अगवा हुई थी, यानी मुसाफिर जब दहशतगर्दों के पास मगवी थे, तो उस वक्त बीएलए के दहशतगर्द सैटेलाइट के जरिए किससे राब्ते में थे और बार बार उनसे क्या पूछ रहे थे? सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो दोबारा से सर उठा रही है, इसके पीछे कौन मुलविस है? दोस्तों, अब भी अफगानिस्तान को क्यों कसूरवार समझा जा रहा है? जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उसकी तहकीकात होती है और तहकीकात के बाद वाज़ेह पता चल जाता है कि इस दहशतगर्दी के पीछे भारत ही मुलविस पाया जाता है। 11 मार्च को जब क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने अगवा किया और फिर मुसाफिरों को 30 से 36 घंटों तक यरगमाल बनाए रखा और फिर पाक आर्मी ने एक ऑपरेशन किया जिससे तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। नाजरीन, जो लोग बाजियाब हुए या किसी भी तरह भाग कर वहां से निकले, उन्होंने बताया कि इन दहशतगर्दों के पास जदीद किस्म के सैटेलाइट फोन थे। इन सैटेलाइट फोन के जरिए वो किसी से राब्ता करते और बार बार पूछते कि अब आगे क्या करना है, तो उन्हें मजीद इंतजार करने को कहा जाता था। इस पर उन दहशतगर्दों को गुस्सा आ जाता और वो ट्रेन पर फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते। पाकिस्तान की एजेंसीज ने इन कॉल्स को, जो वो दहशतगर्द अपने कमांड एंड कंट्रोल को कर रहे थे, उन कॉल्स को ट्रेस भी कर लिया। तान के वजारत खारजा ने दावा किया है कि जाफिर एक्सप्रेस के वाक़े के पीछे वाज़ेह तौर पर भारत मुलविस है, क्योंकि जब मुसाफिरों को यरगमाल किया हुआ था तो वो दहशतगर्द बार बार अफगानिस्तान में मौजूद अपने भारतीय हैंडलर से राब्ता करके हिदायत ले रहे थे। नाजरीन, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ भारत ने शुरू से ही कोई न कोई साजिश रचाए रखी है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त से ही कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद की तरह कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके अपनी घिनौनी साजिशों का आगाज कर ही दिया था और भारत कभी भी इन साजिशों से पीछे न हटा। हत्ता कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम कर डाला, यानी मशरकी पाकिस्तान को अलग कर दिया जो अभी बांग्लादेश कहलाता है। भारतीय फौज के कारिंदों ने मशरकी पाकिस्तान में भी इसी तरह शोरश लगाई थी जिस तरह के आज बलूचिस्तान में लगाई हुई है, यानी बलूचिस्तान में कलअदम बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम टीटीपी जैसे ग्रुप्स बनाए हुए। ये दोनों ग्रोह अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसलिए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर इंडिया के अनगिनत कौंसलेट हैं, जिनका मकसद और क्या हो सकता है, सिर्फ यही कि पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयां की जाए और भारत की खुफिया एजेंसियों के सैकड़ों अफराद सफारतकार बनकर अफगानिस्तान में इन कौंसलेट में मौजूद होते हैं। ये वो सफारतकार हैं जो वो सारे कैंप चला रहे हैं जहां पर उन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं, जिनके वाज़ेह सबूत पकड़े गए हैं। आपको याद होगा कि गुलभूषण जाधव, जो इंडियन नेवी का एक अफसर था, वो पकड़ा गया और मजे की बात यह है कि जब ये पकड़े जाते हैं तो फौरन सब कुछ उगल देते हैं कि कौन लाया, कहां से लाया, क्यों आए, क्या क्या किया और क्या करने वाले थे। नाजरीन, जब पाकिस्तान ने इस भारतीय नेवी अफसर गुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया तो उसने अपना अत्ता पत्ता सब कुछ बता दिया और फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका बलूचिस्तान में मौजूद सारा नेटवर्क खत्म कर डाला। फिर भारत को सुकून आया। उसने बलूचिस्तान में एक और चाल चली जिसका 2020 में ISPR के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जिक्र किया था। उन्होंने मुकम्मल सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया ने 700 दहशतगर्दों के एक गिरोह को बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म किया है, जिसका मकसद सबसे पहले पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC है। उन्होंने ये भी बताया कि इस ग्रोह को हिंदुस्तान ने CPEC के सारे मंसूबों पर हमला करने के लिए $6 करोड़ के फंड दिए और इन दहशतगर्दों को ये फंड इंसानी हकूक की एक तंजीम के जरिए दिए जाते हैं। बलूचिस्तान में सारे छोटे या बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स को भारत ने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया और इस सारे ग्रुपों के इतिहाद को ब्रास कहते हैं, जिसकी क़यादत BLA और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के पास है। और इस ब्रास में भारत ने मजीद ब्रिगेड के नाम से एक फिदाई यूनिट भी बनाई हुई है जो खुदकुश हमले करवाने की तरबियत देती है। इसके अलावा उनका एक खुफिया इंटेलिजेंस का एक विंग भी बनाया। क्या आप जानते हैं कि इन तमाम ग्रुप्स को जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर किसने इकट्ठा किया? अफगान तालिबान ने, न ही किसी बलोच ने और न ही किसी पख्तून ने। इन सब दहशतगर्द ट्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने वाला शख्स भारतीय खुफिया एजेंसी का अफसर कर्नल राजेश था। कुछ अर्सा पहले कर्नल राजेश अफगानिस्तान के सफारत खाने में तैनात था और ये अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबल में था। उसको ये टास्क मिला था कि बलूचिस्तान के तमाम दहशतगर्दों के जरिए CPEC को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। जब ये तमाम ग्रोह आपस में मुत्तहिद हो गए, फिर उसी ग्रुप में से BLA के जरिए इंडिया ने गवादर में मौजूद पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला भी करवाया था, जो कि नाकाम रहा। उसके बाद ISPR के तर्जमान ने फिर बड़ा क्लियर शवाहिद के साथ दुनिया को बताया था कि इस हमले की मंसूबाबंदी भी RA के अफसर अनुराग सिंह ने की थी और इस हमले के लिए जो माली ताउन इंडिया की तरफ से था वो $5 लाख का
था। नाजरीन, ये तमाम हकायक ISPR के तर्जमान ने बड़े वाज़ेह सबूतों के साथ बताए हैं। भारत ने दहशतगर्दों को सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि सिंध और पंजाब तक भी पहुंचा दिया। भारत ने मजीद ब्रिगेड में खवातीन को भी खुदकुश हमलों के लिए तरबियत दी। भारत का मकसद खवातीन को खुदकुश हमलों में लाना क्यों था? इसलिए कि इंटरनेशनल मीडिया इस तरफ मुकम्मल तवज्जो दे। और फिर अप्रैल 2020 में आलमी सतह पर इसको नोटिस में भी लिया गया, जब कराची यूनिवर्सिटी में एक खातून खुदकुश बमबार ने चीनी जबान के मरकज के करीब चीनी उस्तादों को अपना हदफ बनाया था। और फिर भारतीय मीडिया को यह टास्क मिला कि इस वाक़े को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। तो इंडिया के हर न्यूज चैनल पर कई हफ्तों तक बार बार नशर होती रही। इसके बाद 6 अक्टूबर 2024 को ये राज भी सामने आ गया कि कराची में दहशतगर्दी करने वाले इन दहशतगर्दों को जो मालूमात दी गई थी वो भी इंडियन एजेंसी रा ने दी थी, क्योंकि कराची एयरपोर्ट के बाहर BLA के दहशतगर्दों ने इस चीनी काफिले को खुदकुश हमले में निशाना बनाया था। इसके बाद मीडिया और हर एक की जबान पर यह सवाल था कि चीनियों का ये दौरा तो खुफिया था, फिर दहशतगर्दों को इतना बारीकी में कैसे पता चल गया? इसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने तहकीकात शुरू की तो ये बात फिर साबित हो गई कि इन चीनी शहरियों की आमद के मुतालिक इंडियन एजेंसी रा ने जो मालूमात फराम की थी वो BLA को फराम की थी। और इस वक्त BLA ने दुनिया की आंखों में पट्टी बांधने के लिए ये कहा कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम ज़राब है, और इस इंटेलिजेंस एजेंसी ज़राब को BLA ने मशहूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया ताकि लोग रा की तरफ ध्यान न दें। और नाजरीन, कराची में भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में भारत एक अरसे तक सपोर्ट फराम करता रहा है। सरफराज मर्चेंट तारिक मीर के इतराफी बयानात से भी वाज़ेह हुआ था इंडियन एजेंसी राह कराची में न सिर्फ सियासी मदाखलत कर रही है बल्कि कत्ल गारत और दहशत गर्दी के लिए फुल माली सपोर्ट करती है। और ये माली मदद 2 कंपनियों के जरिए की जाती थी, और वो कंपनियां थी, एक JVGT और दूसरी पारिश जूली। इन कंपनियों के जरिए $32 लाख के सबूत भी पाकिस्तान आर्मी के पास अब भी मौजूद है, जो कि इन कंपनियों ने सियासी गिरोह को दिए थे। अजमल पहाड़ी तो आपको याद होगा, वो भी इन्हीं पार्टीज में से था और उसने इतराफ किया था कि उसे दहशतगर्दी की तरबियत भी इंडिया से मिली। अजमल पहाड़ी ने यह भी बताया था कि भारत ने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए डेरा नूर, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में 4 तरबियती कैंप बनाए हुए। ये वो कैंप है जहां पर एक मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्द गिरोहों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें पाकिस्तान के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, काफी हद तक पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस दहशतगर्दी को खत्म कर दिया है। अब इसलिए तो कराची में दहशतगर्दी के लिए इन दहशतगर्दों को बलूचिस्तान से भिजवाना पड़ता है इंडिया को। अगर आप KPK में देखें तो वहाँ पर भी अब कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान काफी हद तक कमजोर हो गई है और काफी कोशिशों के बाद उसमें दरारें आ गई हैं और उसके भी कई धड़े बन गए। आजकल दाइश को पाकिस्तान से मुहलिक करने के लिए इंडिया की खुफिया एजेंसियां सरतोड़ कोशिश कर रही हैं और दाइश पाकिस्तान के नाम से कुछ दहशतगर्दों को नॉमिनेट कर रही हैं, जिसके लिए इंडिया ने दाइश इंडिया के तकरीबन 30 दहशतगर्दों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भेज दिया है, जो कि मुख्तलिफ कैंपों में पहुंचकर अपनी घिनौनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न अभी तक ये कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह ना ही कभी कामयाब होंगे। पाकिस्तान के आम शहरियों को भी भारतीय एजेंसी निशाना बनाती रही है, जिसमें लाहौर, ननकाना साहब और कश्मीर में मौजूद कई शहरियों को इंडिया ने टारगेट किलिंग का निशाना बनाया और फिर इनको खालिस्तान तरीक से जोड़ दिया था कि ये खालिस्तान के हामी अफराद थे। दुबई में इंडिया की एजेंसी रा का एक बाकायदा सेल काम करता था जिसको सिर्फ यही टास्क था, लेकिन पाकिस्तान ने दुबई हुकूमत से अपील करके ये सेल भी खत्म करवा दिया है। दुबई में रा का ये सेल पाकिस्तान से भागे हुए या पाकिस्तान में मौजूद क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों को या उन लोगों को जो माली परेशानियों में थे उनको तलाश करते और फिर इनको माली सपोर्ट करके उनसे टारगेट किलिंग करवाई जाती थी। और पाकिस्तान में मकतूल 4 अफराद के टारगेट किलिंग में रा के खिलाफ बिल्कुल वाज़ेह सबूत मिले हैं, जो कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में पेश भी किए हैं। रा का दुबई में ही वो सेल था जिसने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिस मकसद के लिए जून 2021 में एक पाकिस्तानी नौजवान ने बारूद से भरी एक गाड़ी हाफिज सईद के घर के पास खड़ी की थी। इस गाड़ी में जब धमाका हुआ था तो इसमें 3 अफराद शहीद भी हुए थे जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए थे। अच्छा नाजरीन, जब बारूद से भरी गाड़ी एक ड्राइवर जो कि हाफिज सईद के घर के बाहर खड़ी करके गया था, वो ड्राइवर दुबई जा रहा था, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसी शाम जिस दिन वो ये धमाका करके जा रहा था गिरफ्तार हो गया था। जब उस शख्स से तफ्तीश की गई तो उसने भी इतराफ किया कि दुबई में एक शख्स ने हाफिज सईद को खत्म करने के लिए उसे पैसे दिए थे। सिर्फ पैसे ही नहीं, ये चोरी शुदा गाड़ी और बारूद भी दिलवाया था। उस नौजवान ने यह भी कहा कि वो एक भारतीय शख्स था। नाजरीन, आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में लोग हुकूमत से भी नाराज हैं। उनका कहना यह है कि मादनियात से भरपूर बलूचिस्तान को अगर दूसरे सूबों की तरह तवज्जो दी जाए, वहाँ पानी की किल्लत है और कई तरह की सहूलियात का फुकदान, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। तो ऐसे नाराज लोगों को इंडिया ढूंढ कर इस्तेमाल में लाकर ऐसी हरकतें करवाता है। लिहाजा हमारी हुकूमत से भी ये दरखास्त है कि बलोची भाइयों के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी जाए और वहाँ के लोगों के लिए तरक्की की राहें हमवार की जाएं और नए दरवाजे खोले ताकि जल्दी पर कोई तेल न डाल। हत्ता कि हमने लाहौर की यूनिवर्सिटी
یونیورسٹیوں میں اور کراچی میں پڑھتے ہوئے نوجوانوں سے جب یہ پوچھا آپ کو لاہور کیسا لگتا ہے یا کراچی آپ کو کیسا لگتا ہے، تو وہ خوش ہونے کی بجائے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور بڑے مایوس کن جواب دیتے ہیں کہ لاہور اور دیگر شہروں کو تو پاکستان کا حصہ سمجھا ہمیں اپنا کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا حکومت پاکستان سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ بلوچستان کی آبادی باقی صوبوں سے کم ہے، آپ آسانی سے انہیں بہترین مواقع فراہم کر سکتے ہیں، انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کریں اور بلوچستان کو ایک مثالی صوبہ بنا دیں۔